ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो मेजरमेंट है उसके मुताल्लिक आज हम डिस्कशन करेंगे। मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हम सब जानते हैं दो किस्म की मेजरमेंट होती है। ठीक है, एक कहलाती है इनिशियल मेजरमेंट जो I-16 में आपने देखी, अगर आपको याद हो। और बेटा एक कहलाएगी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। एक कहलाएगी इनिशियल मेजरमेंट, एक कहलाएगी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ये बातें सारी आपसे बेटा I-16 में हुई है, समझ लीजिए I-16 वाली बातें यहाँ पे रिवाइज हो रही हैं। अगर इसको ना भी पढ़ाया जाए तब भी आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि एज पर I-16 आपको इनिशियल रिकग्निशन करना आती है, यानी कि एक एसेट की कॉस्ट में क्या कुछ शामिल होगा, ये सब आप जानते हैं पहले से। बताइए यस और नो, ये सारी बातें आप जानते हैं? जवाब दीजिएगा। अब एक एसेट की इनिशियल कॉस्ट में, मतलब इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसकी इनिशियल कॉस्ट में क्या होगा? ठीक है, आप उसको एक्वायर करेंगे, एक्विजिशन होगी या उसकी कंस्ट्रक्शन होगी। तो एक्विजिशन के बाद आप क्या करेंगे? उसकी परचेज प्राइस पे करेंगे। जो परचेज प्राइस आप पे करेंगे आपको कैपिटलाइज कर लेंगे। अगर आप उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्ट करते वक्त उसके ऊपर आप I-16 अप्लाई करें, और I-16 जो है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के मुतालिक जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है वो क्या करें? फॉलो करें। ना सिर्फ बेटा I-16 फॉलो करें बल्कि I-23 भी फॉलो करें, क्योंकि जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो बेटा जब तक अवेलेबल फॉर यूज ना हो तब तक उसके लिए हम बात नहीं कर सकते। हाँ, ये और बात है कि अगर आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फॉर व्हाट? एडमिन पर्पस, फॉर व्हाट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, फॉर व्हाट? प्रोडक्शन पर्पस, तो फिर तो क्लियर पता लग जाएगा भाई वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है। लेकिन वही अगर आप एक प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फॉर व्हाट? कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन, या फिर आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फॉर व्हाट? रेंटल टू अदर्स, तो फिर वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी ऑब्वियसली। लेकिन जब तक वो कंस्ट्रक्ट हो रही है तब तक वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये होगा जनाब कि वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किसका है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का? ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। लेकिन उस पर जो जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के मामला हम देख कर आए, कहाँ देख कर आए? I-16 में और बेटा I-23 में। मतलब अगर इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और इस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को फाइनेंस करने के लिए अगर आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है तो फिर इसका मतलब क्या होगा? क्या करना पड़ेगा आपको? उस लोन की बोरोइंग कॉस्ट को आपने क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट का पार्ट बनाना है? जवाब दें। सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, अब अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो बात नहीं बनेगी। पिछले टॉपिक्स कनेक्ट करने पड़ेंगे बेटा अगर हमने सीखना है, समझना है। आप सबके रिस्पांस का मुंतजिर हूं बेटा।
प्लीज रिस्पॉन्स कर दें। क्या बेटा अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या आपके लिए वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है? क्या वो आपके लिए क्वालिफाइंग एसेट नहीं है? रिस्पॉन्स करें बेटा। है ना बेटा, एक ही बंदे का रिस्पॉन्स आ रहा है यार। तो क्या आप उस पर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे? करेंगे। गुड। तो बस जवाब दिया करें ताकि पता लगे आप जाग रहे हैं भाई, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना? अच्छा, और अगर आप बनी बनाई बिल्डिंग कहीं से परचेज कर लेते हैं और उस पर जो आप इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करते हैं लोन लेकर, अगर आप उस बिजनेस को परचेज उस बिल्डिंग को परचेज करते हैं, तो क्या अब आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज होने के लिए आपने देखना है कि एक एसेट क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है। ये सारी बातें आपके पास मौजूद है। ठीक है जी। उसके बाद इसमें मजीद आपने क्या करना है, ऐड करना है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, वही सारी बातें जो आपने कहां पढ़ ली थी, I-16 में। और आप सब जानते हैं भाई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या है। इसमें खास तौर पर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स फी। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी क्या करनी है, कंसीडर करनी है। ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने की कॉस्ट। कोई ब्रोकर या कोई स्टेट एजेंट अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उसका कमीशन क्या करना है, वो भी आपने कैपिटलाइज कर देना है। हम बिल्डिंग खरीदते या बेचते हैं तो क्या हम ब्रोकर्स को या स्टेट एजेंट को कमीशन नहीं पे करते? जवाब दें, रिस्पॉन्स करें बेटा। ऐसे ही है, जब हम बिल्डिंग खरीदते या बेचते हैं तो हम स्टेट एजेंट्स को या ब्रोकर्स को कमीशन। तो अगर आपने बिल्डिंग परचेज की है जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर आपने कमीशन वगैरह पे किया है, यानी आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर की है, वो जो आपने रजिस्ट्री करवाई है, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन अपने नाम पर करवाई है, यानी ट्रांजैक्शन क्या थी, बिल्डिंग का परचेज करना। और उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने की जो कॉस्ट है, जिसको किए बगैर आप उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो बिल्डिंग की रजिस्ट्री हो, चाहे वो ब्रोकर का कमीशन हो, चाहे वो आपके लॉयर की फीस वगैरह हो, सो ऑन। ये सारी कॉस्ट क्या होंगी बेटा, कैपिटलाइज होंगी। यस और नो बताइए। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा जी। एक्सक्लूड्स, वो है ना प्रोफेशनल फी ऊपर आई कि नहीं आई? कंसल्टेंट की जो फीस है वो क्या है ऊपर, प्रोफेशनल फी किस में आएगी? कंसल्टेंट कहाँ कवर हुआ, क्या कंसल्टेंट कंसल्टेंट प्रोफेशनल नहीं है? बताइए। एक्सक्लूड्स व्हाट? क्या एक्सक्लूड करना है आपने बेटा? भाई जवाब दें, आपने जवाब नहीं दिया। क्या कंसल्टेंट जो है वो प्रोफेशनल नहीं है? अच्छा, चले वो आप मुझे दिखा दीजिएगा पास पेपर, मैं देख के फिर आपसे बता दूंगा इसको हवाले से।
ठीक है ना। अच्छा जी, अब एक्सक्लूड व्हाट, वेस्टेज, वही एबनॉर्मल लॉसेस। इस सारे मामले इन शॉर्ट कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ, वो सारी बातें इसमें आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद स्टार्टअप कॉस्ट। ठीक है, ये स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट क्या है? आप सब लोगों ने ऑटोबान रोड पे यूनिक मॉल देखा? यूनिक मॉल, क्या आप लोगों ने ऑटोबान रोड पर यूनिक मॉल देखा? यूनिक मॉल, ये ऑटोबान रोड पे जिस लोकेशन पे मौजूद है ना, उस लोकेशन पे उसकी सराउंडिंग में कोई बिजनेस नहीं है। मतलब ये लोकेशन का, ऑटोबान रोड की लोकेशन का वो हिस्सा है जहां पर या तो ऑटोबान के स्टार्ट में पब्लिक शॉपिंग करती है या फिर आखिर वाले हिस्से में करती है, बीच वाला हिस्सा पड़ता है तकरीबन। आप मुझे बताइए, यहाँ ये मॉल बनाया है और यहाँ पर इतने कस्टमर्स यानी लोग यहाँ पे रुकते नहीं है ऐसी जगह पर, ऐसा है क्या? नहीं, क्या कहते हैं आप? तो अब ये मॉल जब बन गया, यहाँ पर शॉप्स जो है वो रेंट पे चली गई, अब लोग बिजनेस नहीं आ रहे, तो लोगों को अट्रैक्ट करना है। कैसा अट्रैक्ट करना है भाई? ये मॉल लॉन्च किया है, इस मॉल की लॉन्चिंग को सेरेमनी कर दी है। वो आप देखते नहीं है कि वो बच्चों के लिए वो लगा देते हैं उछलने कूदने के लिए, फिर एक बड़ा सा वो स्पीकर लगा देते हैं, उसमें म्यूजिक चल रहा होता है, बस वो इस तरह की ये नहीं बताना होता है कि भाई ये काम हम शुरू करने जा रहे हैं, मॉल हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वो लॉन्चिंग सेरेमनी कर दी, कॉन्सर्ट करवा दिया, कुछ भी XYZ, ताकि जिससे ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लोगों में क्या हो जाए बेटा, इंट्रोड्यूस हो जाए, मशहूर हो जाए। सही है। तो ये कॉस्ट हम जो है, हाँ, जोकर भी डांस कर रहा होता, सही बात है, ठीक है ना। तो ये जो आपकी जो है जो कॉस्ट है ये कैपिटलाइज नहीं होगी, ठीक है ना, इसको स्टार्टअप कॉस्ट बोल देंगे। रिस्ट्रक्चर इज समथिंग एल्स बेटा, कि तुम कहां से कहां पहुंच जाते हो यार बासित, कहां से कहां पहुंच जाते हो बेटा बासित। अच्छा जी, उसके बाद इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। हो सकता है आपको इनिशियली ऑपरेटिंग लॉसेस बेयर करने पड़े, बहुत रेयर बात है, लेकिन समझ लें इस बात को क्या है। देखिए, एक मॉल है जैसे यूनिक मॉल ही है, ये अब उस जगह पे बनाया उसने जहां पर पब्लिक इतनी मतलब गुजर रही थी लेकिन रुक नहीं रही थी पब्लिक वहां पर, क्योंकि शॉपिंग के लिए तो वही इनिशियल वाला एरिया था या बाद वाला एरिया था आपके सामने। अब इसने क्या किया, यहाँ पर इसने मुख्तलिफ ब्रांड्स को, हैदराबाद के मशहूर बिजनेसेस को, उसने ये कहा कि आप इस मॉल में आ जाओ, अपना बिजनेस शुरू करो, 1 साल का रेंट मैं आपसे नहीं लूंगा। यानी वो ये कह रहा है कि मैं, आप मेरे मॉल में आके बैठो फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 साल का रेंट आपसे नहीं लूंगा। यानी क्या कह रहा है, इसको आके आबाद कर दो। जवाब दो, कुछ समझे मेरी बात को? अब खैर रेंट तो नहीं रिकवर हो रहा, सही है, कोई इनफ्लो नहीं हो रहा, तो आउटफ्लो भी नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कुछ मेंटेनेंस तो जो ऑनर है मॉल का उसके हाथ में हो ना, तो उसकी जेब से उसको मेंटेन करना, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह चाहिए होंगे जो ओवरऑल मॉल मॉल को मेंटेन करते होंगे, मतलब मुख्तलिफ कुछ आपको इम्प्लॉयज की जरूरत होती होगी। तो मतलब कुछ ना कुछ तो आप लॉसेस बेयर कर रहे होंगे ना, मतलब आपकी जेब में इनफ्लो तो नहीं हो रहा लेकिन आपकी जेब से आउटफ्लो तो हो रहा है। तो इनिशियली हो सकता है कि आप लॉस में ऑपरेट कर रहे हो उस प्रॉपर्टी की वजह से। तो हमारे पास तो जीती जाती एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पर कि यूनिक मॉल जो है वो किस तरह शुरू हुआ, यूनिक मॉल किस तरह उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया।
जिस बंदे का यूनिक मॉल है, जिस बिजनेस का यूनिक मॉल है, उसके लिए यूनिक मॉल ऑब्वियसली क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि या तो वो मॉल जो है वो ओवरऑल रेंटल टू अदर्स ही है, या फिर उसमें जो प्लेसेस वैकेंट हैं वो वैकेंट भी हैं और उनकी कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन भी हो रही है वक्त के साथ साथ। यस और नो बताइए, जवाब दीजिए। तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, मुश्किल बातें नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड क्योंकि कवर कर रहा है तमाम चीजों को, तो हमें इन चीजों को कवर करना क्या है, जरूरी है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज क्या है? आपने एक प्लॉट परचेज कर लिया है, आपने एक बिल्डिंग परचेज कर ली है, लेकिन बाजवा प्लॉट और बिल्डिंग जो है इंस्टॉलमेंट में लोग खरीदते हैं। खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? वो इंस्टॉलमेंट पूरी होती है 5 साल में, 10 साल में, ऐसा है कि नहीं? लोग खरीदते हैं प्लॉट्स, तो लोग वो चीजें खरीदते हैं खासतौर पे इंस्टॉलमेंट में। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? जवाब दें, रिस्पॉन्स करेंगे तो बात बनेगी। लोग इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं कि नहीं खरीदते बेटा? जवाब दीजिएगा मुझे। खरीदते हैं, गुड। तो इंस्टॉलमेंट तो जाएगी फ्यूचर में, खरीद आप आज रहे हैं। कंट्रोल जिस डेट पे आपको मिल रहा है, अगर इंस्टॉलमेंट जो है वो उस इंस्टॉलमेंट आप मुस्तकबिल में करते रहेंगे और कंट्रोल आपको आज मिल रहा है। अगर कंट्रोल नहीं मिला तो ये बहस नहीं होगी, क्योंकि वो आपके लिए एसिड नहीं होगा। लेकिन अगर कंट्रोल मिल चुका है और कंट्रोल मिलने के बाद आप उसकी पेमेंट करते रहेंगे मुस्तकबिल में, तो जो आप मुस्तकबिल में करेंगे वो फ्यूचर वैल्यू है। तो आपको फिर उस केस पे क्या कैपिटलाइज करना है? प्रेजेंट वैल्यू कैपिटलाइज करनी है। तो आप उन तमाम पेमेंट्स की निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और उस प्रेजेंट वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी आप क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। याद रहेंगी ये तमाम बातें बेटा? कोई मुश्किल बात तो नहीं है। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और जिसकी पेमेंट आप डेफर कर रहे हैं, डेफर मतलब उधार कर रहे हैं, तो फिर आप क्या निकालेंगे? मुस्तकबिल में पे होने वाली पेमेंट्स की आप निकालेंगे आज प्रेजेंट वैल्यू, उस पर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैपिटलाइज करेंगे। और जवाब दें, और क्या करेंगे बेटा? लायबिलिटी क्या कर देंगे आप? क्रेडिट कर देंगे। याद रहेगा ना बेटा? मुश्किल बात तो नहीं है ना? अच्छा, ठीक है जी। फिर तो उसकी जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट के बाद जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट है, वो वही डे टू डे कॉस्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। आप क्या उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एक्सपेंस मानेंगे, सो ऑन। तो वो सारे क्राइटेरिया आप IE16 में पढ़ चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। हाँ, अगर सब्सिक्वेंटली कोई आप फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई एक्सपेंशन करते हैं प्रॉपर्टी की, कोई इस पे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो फिर वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। अदरवाइज अगर डे टू डे कॉस्ट है तो क्या करेंगे आप? उसको चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट जब कैपिटलाइज हो गया, तो कैपिटलाइज होने के बाद आपके पास उसको कैरी ऑन करने के लिए, जिस तरह IE16 में कितने मॉडल्स से बताइए? दो मॉडल से। कौन सा मॉडल था? कॉस्ट मॉडल एंड रीवैल्यूएशन मॉडल। यहां पर भी हमारे पास बिल्कुल कॉस्ट मॉडल है, लेकिन जो दूसरा मॉडल है उसको हम रीवैल्यूएशन मॉडल का नाम नहीं दे रहे हैं। है वो वही, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। उसको बोल रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू मॉडल। रिवॉल्यूशन मॉडल और फेयर मार्केट वैल्यू मॉडल। अब ये नाम क्यों चेंज कर रहे हैं बताइए भाई?
जवाब दें। हम इसको कॉस्ट, उसको रिवैल्यूएशन मॉडल के बजाय क्या बोल रहे हैं? सब बताइएगा बेटा, हम इसको रिवैल्यूएशन मॉडल के बजाय क्या बोल रहे हैं? फेयर वैल्यू मॉडल। तो जो कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल जो है वो सेम है। सेम मतलब सेम एज IAS 16, लेकिन जो फेयर वैल्यू मॉडल है नॉट सेम, नॉट सेम एज व्हाट? IAS 16। कॉस्ट मॉडल बिल्कुल वही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैरी ऑन कर रहे हैं किस पर? कॉस्ट मॉडल पर। ठीक है, तो आप क्या लिखें? उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट लिखें, उसमें से लेस करें उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसमें से लेस करें उसके अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस, और जो WDV आती है उसको रिपोर्ट कर दें कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लेकिन जो फेयर वैल्यू मॉडल है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे? एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू रिपोर्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब डिफरेंस क्या है भाई? कि जब आप एसेट को इनिशियल रिकॉग्नाइज करेंगे तो ऑब्वियसली वो इनिशियल मेजरमेंट किस पर होगी बेटा? कॉस्ट पर होगी। ऐसा ही है, इनिशियल मेजरमेंट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट, वो इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे जाएगी। लेकिन जब आप उसको सब्सिक्वेंटली अप टू डेट करेंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, तो आप मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग आपने परचेज की 5 मिलियन की, और साल के एंड पर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 5.5 मिलियन, तो क्या करना है? 5 लाख से बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है। अगर हम फेयर मार्केट वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो हम 5 लाख से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर देंगे। अब हम यहाँ पर रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट नहीं करेंगे बेटा, बस यही फर्क है। यहाँ सरप्लस क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पर इंपैक्ट सीधा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगी उसका इंपैक्ट कहां जाएगा बेटा? बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसमें कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI क्रिएट नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के रिवैल्यूएशन मॉडल में और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू मॉडल में क्या फर्क है, तो दो बुनियादी फर्क है। डिफरेंसेस क्या है? नंबर 1, नॉट डेप्रिशिएटेड, यानी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रही है उस पर कोई डेप्शन चार्ज नहीं होगी। मतलब हालांकि कॉस्ट मॉडल में चार्ज होगी लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल में चार्ज नहीं होगी। और इंक्रीज और डिक्रीज इन व्हाट? फेयर मार्केट वैल्यू इज ट्रांसफर टू व्हाट? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो इंक्रीज या डिक्रीज है उसको आप ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
ठीक है, कोई मसला यहां तक बेटा? जवाब दो बेटा। चलें, अब एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेके इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है जी। फर्ज करें 1 जनवरी 2011 को हमने क्या किया, ये एक प्रॉपर्टी परचेज की जो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के क्रेडिट पे पूरी उतर के जनाब। हमने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फॉर व्हाट, 10 million, बैंक क्रेडिट फॉर व्हाट, 10 million। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करेंगे तब भी इनिशियल मेजरमेंट तो कॉस्ट पे होगी ना। तो ये आपने 1 जनवरी 2011 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर दी, $10 million से, और बैंक क्रेडिट कर दिया $10 million से। उसके बाद आप पहुंचे अपने ईयर एंड पर 31 दिसंबर 2011। अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो आप इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या करें, डेप्रिशिएट करें। मान लीजिए कि इस प्रॉपर्टी की लाइफ जो है वो कितनी है बेटा, 50 साल। ठीक है, मान सकते हैं ऐसा 50 साल लाइफ है? जवाब दीजिएगा। तो एंट्री बनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit, और आपने 10 million को डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 50 कर दिया। आंसर कितना आ गया, 2 लाख रुपए आ गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप यहां पर सेकंड केस में जो है आप उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आपको रिपोर्टिंग डेट पर उसको अपडेट करना है उसकी अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू पर। यहाँ कोई डेप्शन चार्ज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर क्या परफॉर्म होगी, यहाँ परफॉर्म होगी रिवैल्यूएशन, और उसको लाना है आपने उसकी अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू पर। फर्ज करें जनाब 1 साल के एंड पर इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 11 मिलियन हो गई, यानी 1 मिलियन से प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो आपने एंट्री बनाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट ठीक है जी, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 1 मिलियन से, और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी। ये कोई ओसीआई नहीं है, इसका इम्पैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कोई ओसीआई एलिमेंट नहीं है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं है,
ये प्रॉफिट लॉस वाले हिस्से में क्या होगा, रिकग्नाइज होगा। कुछ बात मेरी समझ पा रहे हैं बेटा आप लोग? अब अगर मैं बनाता क्या हूं, SOFP अंडर कॉस्ट मॉडल, एसेट्स रुपीज, नॉन करंट एसेट्स, बताइए बेटा। तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिपोर्ट करूंगा वो 10 मिलियन में से 200,000 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद रिपोर्ट करूंगा। जवाब दें कितना, 9,800,000। और अगर मैं बनाता हूं SOFP, नॉन करंट एसेट्स, तो यहां पर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिपोर्ट करूंगा कितने पर, 10 मिलियन पे कैपिटलाइज किया था, 1 मिलियन से रीवैल्यू कर दिया, इलेवन मिलियन पर रिपोर्ट कर दिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जिसका गेन है वो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। रिटेन अर्निंग जो हमारा जिसमें प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर होता है, तो वो एलिमेंट में दिखा नहीं रहा यहाँ पर फिल वक्त। अब अगर हम उससे इसके एसोसीआई का इम्पैक्ट मांगेंगे तो यहाँ पर जो है वो एसोसीआई में क्या आ रहा है, यहाँ पर एसोसीआई में आ रही है डेप्रीसिएशन। कितने से आ रही है, 2 लाख रुपए से। और अगर आप मुझसे मांगते हैं एसोसीआई, तो यहां पर क्या आ रहा है, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितना, 1 मिलियन। ठीक है जी। तो दोनों को मैंने आपके सामने क्या कर दिया बेटा, पैरेलल कंपैरिजन करवा दिया आपके सामने। जवाब दीजिए। कोई इसमें सवाल हो, कोई इसमें परेशानी हो, कोई इसमें मसला हो तो बता दीजिए बेटा आप लोग। मेन चीज अब इसमें क्या है बेटा, ट्रांसफर मतलब अब क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, फिर वो बन जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है फिर वो बन जाएगी बेटा ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर एक प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेंट्री है, बाद में वो बन जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
और अगर एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बाद में वो क्या बन जाएगी, इन्वेंट्री। तो ऐसे मामलात को हम किस तरह डील कर रहे होंगे, सवाल ये। इस तरह के मामलात को डील करना सीखना है। तो ये मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात नहीं होगी आपके लिए इंशाल्लाह। ऐसा ही आप सबके जवाब का मुंतजिर हूं बेटा। चले गुड। तो उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको यहाँ से अगली क्लास में। अभी तक फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कशन करेंगे इस पर अगली क्लास के अंदर। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।